नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बात करेंगे प्रणब मुखर्जी की। भारत रत्न से नवाजे गए प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रणब मुखर्जी के बेटे ने ये जानकारी दी है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आर्मी के आरआर अस्पताल में भर्ती थे। बहुत स्नेह करते थे और उसके जाने से देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो आपको बता दें, कल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। कल दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे और कई सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। आपको याद दिला दें कि वो विदेश मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे और 1991 में जब मंदी का दौर था तो वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और भारत रत्न से भी नवाजे गए। 13वें राष्ट्रपति बने 2012 से 2017 तक। तो कुछ ऐसी उनकी शख्सियत थी जिन्हें कहा जाए तो एक सफल जीवन उन्होंने जिया और बहुत ही सरल स्वभाव के थे प्रणब मुखर्जी साहब। प्रणब दा का निधन का समाचार मिला, अत्यंत दुखद है। न केवल व्यक्तिगत मेरे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसा विद्वता से भरा हुआ व्यक्ति जो हर क्षेत्र में ज्ञान के भंडार थे और न केवल फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में बल्कि विभिन्न पदों में रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार नेतृत्व संभाला और जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उस ऊंचाई तक पहुँचे, वो उनकी विद्वता थी, सरलता थी, सहजता थी। उनको मैंने काम करते देखा 15-15 घंटे, 14-14 घंटे उस उम्र में 5-5, 7-7 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को चेयर करते थे एक आदमी और लगातार उसका निराकरण करे। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कई बार मुझसे उनसे मिलने का अवसर मिला, उनके बैठकों में जाता था। एक बार उन्होंने माइनिंग पॉलिसी को लेकर पूरे देश भर के लोगों को बुलाया, माइनिंग मिनिस्टरों को। उस समय भी लगातार मेरी उनकी बैठकें और चर्चा होती रही। तब मुझे लगा कि इस आदमी के अंदर न केवल फाइनेंस के क्षेत्र में बाकी अन्य क्षेत्रों में भी अद्भुत ज्ञान का क्षमता है और उतने ही सरल और सहज भाव से लेते थे। आज निश्चित रूप से उनका निधन हम सब के लिए बहुत ही दुख करने वाला समाचार है। ऐसे पूर्व राष्ट्रपति और महामानव प्रणब दा हम सब के बीच में नहीं रहे। मैं उन्हें अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से, अपने समस्त इष्टजनों की ओर से बहुत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और उनकी क्षतिपूर्ति इस युग में संभव नहीं है। उनके जैसे राजनीतिज्ञ, उनके जैसे राजनेता, उनके जैसे विचारशील, उनके जैसे योजनाकार, उनके जैसे देश के प्रति समर्पण और हर प्रकार से निष्ठा करने और निष्ठा रखने वाले व्यक्तित्व की पूर्ति संभव नहीं है। प्रणब मुखर्जी जी के नहीं रहने की खबर मिली है। देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। प्रणब दा कांग्रेस पार्टी के महामंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विभिन्न प्रधानमंत्रियों के साथ उसके मंत्रिमंडल में अनन्य सहयोगी के रूप में कई महत्वपूर्ण विभाग को संभाले। एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका योगदान, और जब सरकार कभी संकट में आती थी तो एक संकट मोचक के रूप में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रणब दा से मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में अनेक बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आना हुआ, उनसे मुलाकात होती रही। राष्ट्रपति भवन में भी उनसे मुलाकात हुई है। बहुत सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, बहुत स्नेह करते थे और उसके जाने से देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
इधर रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर यह पत्र लिखा गया है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी राशि जारी नहीं हुई है। 2828 करोड़ रुपए की राशि है। पैसों का इंतजाम केंद्र सरकार ही करे, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और छत्तीसगढ़ सरकार की निगम मंडलों की दूसरी सूची लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से लंबित है। पहले कहा जा रहा था कि सूची 15 अगस्त तक आ जाएगी, लेकिन सूची नहीं आई। अब विधानसभा का सत्र भी खत्म हो गया, लेकिन सूची नहीं आई। वहीं अब इस सूची पर पितृपक्ष का साया गहराने लगा है। मंगलवार तक सूची नहीं आई तो मामला 15 दिनों तक लटकने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच मरवाही उपचुनाव की घोषणा हो जाती है तो फिर मामला और टलने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस इसे मुख्यमंत्री का फैसला बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान की वजह से सूची जारी नहीं होने की बात कह रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कब वो सूची जारी करते हैं, उसमें क्या किनका किनका नाम लेते हैं। ये हम या पूरे जो कांग्रेस के साथी हैं वो लोग अपना आवेदन और निवेदन कर रहे हैं और सभी स्तर पे उस पर अंतिम निर्णय आने में। वास्तविक में कांग्रेस के भीतर में इतनी अंतरकला है, इतने घमासान मचा हुआ है कि लगातार ये बात आती है कि सूची जारी हो रही है, और सूची जारी नहीं होने का जो प्रमुख कारण है और विलंब होने का कारण कि इनके अंतरकला में कि किसको बनाए ना बनाए, जिस प्रकार से आवाजें उठ रही है, और इसी आवाज को देख करके लगता है कि कहीं कोई बात ना बिगड़ जाए। जो लोगों में असंतोष जो दिखाई दे रही है उसका प्रमुख रूप से कारण कि एकरूपता समरूपता के बजाय अब अंतरकला खुल करके सामने। इधर छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस विभाग के 30,000 से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसके मुताबिक अब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को प्रमोशन के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही शुरुआती परीक्षा, लिखित परीक्षा और ड्रिल टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। पुलिसकर्मियों को समय पर प्रमोशन मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए वरिष्ठता के आधार पर, सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर प्रमोशन देने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस विधायक भी कामकाज पर सवाल उठाने से पीछे नहीं है। सवाल करने के मामले में कांग्रेस बीजेपी दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। बीजेपी की तरफ से जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे, तो कांग्रेस की तरफ से डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू सबसे आगे रहे। दलेश्वर साहू ने 239 और नेता प्रतिपक्ष ने 5 सत्र में अब तक कुल 238 सवाल लगाए हैं। नई सरकार के गठन के बाद अब तक 5 विधानसभा के सत्र हो चुके हैं। विधानसभा के 5 सत्र में प्रश्नों के लिए निर्धारित बैठक की संख्या 60 थी। इस दौरान बीजेपी कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों ने कुल 8,421 सवाल लगाए थे। 16 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा सवाल लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष के बाद बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने 237 सवाल पूछे। वहीं अजय चंद्राकर ने 236, बृजमोहन अग्रवाल ने 230 और पूर्व सीएम रमन सिंह ने 124 सवाल पूछे। और अब बात जेईई और नीट की परीक्षा की। छत्तीसगढ़ में जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक लाने और उनकी वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार बस, मिनी बस, जीप आदि वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को इसके लिए जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करने के और आरटीओ को निर्देश दिए। आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा कल यानी 1 सितंबर से आयोजित की जा रही है।
परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश भर में आज से बसों का संचालन हो रहा है। राज्य में लगभग 13,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे इस परीक्षा में। प्रदेश में इस परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। कई परीक्षार्थी खुद की व्यवस्था से परीक्षा देने जा रहे होंगे, लेकिन अन्य परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा में शामिल हो रही छात्राओं के साथ ही उनके एक अभिभावक को भी यात्रा की इजाजत होगी। कोरोना के चलते प्रदेश में बसें नहीं चल रही हैं, ऐसे में छात्रों को ये एक बड़ी राहत देने की कोशिश है सरकार की तरफ से। जेईई और नीट की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने को लेकर 6 राज्यों के जो मंत्री हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने भी यह याचिका दायर की है और चूंकि कल एग्जाम है, ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि ये जो परीक्षाएं हैं इसकी तिथि को आगे बढ़ाया जाए। अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से याचिका आपने दायर की थी और कल तो एग्जाम है, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि तारीखें आगे बढ़ेगी? देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से आईआईटी और जेईई के लिए 11 लाख और नीट के लिए 16 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीयन कराया है, उनके सामने नई एक तो समस्या है कि इस संक्रमण काल में कैसे उसमें अपेयर होंगे। बहुत सारे बच्चे तो संक्रमित होंगे और हॉस्पिटलाइज हैं और उसमें से जो आएंगे उसमें से भी कई संक्रमित रहेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति है और ऐसे में परीक्षा का आयोजन करना मतलब संक्रमण को न्योता देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जान है तो जहान है, और आज अपनी ही बातों को भूल करके और इस तरह की परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं। जब स्थिति अभी इतना क्या जल्दी था कि अभी जब बीमारी फैला हुआ है उस समय परीक्षा का आयोजन कराए, जब स्थिति सामान्य हो जाए उस समय करा लें। क्या कौन सा छूटा जा रहा है कि हमारे हाथ से समय निकला जा रहा है? राज्य सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्था कर ली है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि फिर भी आप लोग पूरी तरह से श्योर नहीं है कि पूरी व्यवस्था जो है वो इस तरह से मतलब एक तरह से कहें कि सुरक्षित है? छत्तीसगढ़ में भी व्यवस्था हो रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि संक्रमण का खतरा है। संक्रमण इतना फैला हुआ है, उसमें से किसको ये बीमारी है और कौन परोस के चला जाएगा। जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उसमें से भी सभी स्वस्थ हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे बच्चे तो हॉस्पिटलाइज हैं, दिक्कतें भी और दिक्कतें भी है। इसके बाद भी इस तरह का आयोजन करना वही हठधर्मिता है। उसको हठधर्मिता छोड़े प्रधानमंत्री जी, और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है तब तक इस परीक्षा को होल्ड करें। तो ये है मंत्री अमरजीत भगत, और उनका कहना है कि जब तक वो आखिर तक आशान्वित हैं कि जरूर डिसीजन आएगा और परीक्षा की तिथियां जो है वो आगे बढ़ जाएंगी। हालांकि ये जरूर है कि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भी तैयारियां पूरी कर दी है। देश भर से अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने लगातार प्रोटेस्ट किया था इसको लेकर, और अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में भी अभियान चलाया था स्टूडेंट के फेवर में। देखना ये है कि क्या इस पूरे मसले को लेकर एक डिसीजन आता है कि फैसला जो तारीखें हैं वो आगे बढ़ती है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही तरीके से चीजें देखी जा रही है। एक तरफ से याचिका भी लगाई गई है कि तारीखें आगे बढ़ाई जाए, लेकिन अमरजीत भगत खुद भी इस बात को लेकर मानते हैं कि अगर एग्जाम होता है तो संक्रमण के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के आरोपों और परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के बयान को लेकर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया। सुनील सोनी ने कहा कि अमरजीत भगत ने इतनी बड़ी परीक्षा दी या नहीं पता नहीं तो वो समझते कि 1 साल लॉस होने का मतलब क्या होता है, कितना कीमती होता है 1 साल। बयानबाजी करने की बजाय सरकार को तैयारी करना चाहिए, और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, न कि केंद्र सरकार कर रही है। और जब पूरे देश के अंदर में अगर कोई परीक्षा हो रही है तो आपको तैयारी करना चाहिए कि बेहतर तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उस दिशा के ओर बढ़ना चाहिए। आपके पास तैयारी नहीं है, वर्तमान के अंदर में और कितनी बेहतर व्यवस्था हो सकती है इसकी चर्चा करना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये छात्र के भविष्य का मुद्दा है कि अगर वो 1 साल पीछे हो जाता है और छात्र की जगह खड़े होकर मंत्री जी सोचे कि इतना बड़ा एग्जाम तो उन्होंने दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी ओर जब खड़े होंगे, जब उनको पता लगेगा कि 1 साल की कीमत क्या है।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। और अब बात कोरोना अपडेट की करेंगे। राजधानी रायपुर में कोरोना का जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है, रफ्तार लगातार जारी है इसकी। छत्तीसगढ़ में 485 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,500 के पार पहुंच चुकी है। आज राज्य में कोरोना से कुल 3 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना से अब तक 272 लोगों की मौत हुई है। रायपुर में सर्वाधिक 113 संक्रमित मिले हैं। बिलासपुर में 99 और दुर्ग में 78 संक्रमित मिले हैं। रायगढ़ में 42 और राजनांदगांव में 40 पॉजिटिव केस पाए गए। जांजगीर चांपा में 33 और बस्तर में 20 नए मरीज मिले। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू होम आइसोलेशन में चले गए हैं। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के कुछ कर्मचारी और वाहन चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद साहू अगले 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सीएम एहतियात के तौर पर 4 दिनों के होम आइसोलेशन में हैं। इस बात की जानकारी सीएम ने खुद दी थी। उधर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी होम आइसोलेशन में हैं। चौबे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, विधायकों के संपर्क में आए थे। नया रायपुर स्थित इंदिरावती भवन समेत सभी प्रमुख विभागों के संचालनालय भवन में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इंदिरावती भवन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज और एक साथ 54 नए मरीज आने के बाद ये फैसला लिया गया। राजपत्रित अधिकारी संघ के द्वारा बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील करने और 10 दिनों के लिए बंद रखने की भी मांग की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष की अनुमति से किसी को प्रवेश मिलेगा और जिस विभाग में प्रवेश की अनुमति होगी केवल उसी विभाग में ही व्यक्ति जा सकेगा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 1 दिन के उपवास का आह्वान किया। देश के सभी 60 लाख एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, जिसके समर्थन में देश के सभी कर्मचारियों ने 13 सितंबर को 1 दिन का पारिवारिक उपवास करने का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ से प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए छत्तीसगढ़ के करीब 3 लाख कर्मचारी सामूहिक उपवास रखेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।